आधी रात का वक्त हो रहा होगा। माया जैसे ही कंफर्म करती है कि उसका पति मोहन अब गहरी नींद में जा चुका है, तो वो दबे पांव अपने बिस्तर से खड़ी होती है। दबे पांव वो कमरे से बाहर निकलती है। कमरे से बाहर निकल करके वो सीढ़ियों के द्वारा ऊपरी मंजिल पर जाकर के पहुंच जाते हैं और फिर एक कमरे के अंदर वो दाखिल हो जाती है। दोस्तों, वो जो कमरा था वो सेठ ब्रिजलाल का बेडरूम था। सेठ जी के कमरे में वो दाखिल हो जाती है और कमरे में दाखिल होते ही माया को वो अपनी बाहों में ले लेते हैं सेठ ब्रिजलाल और कहते हैं कि बड़ी देर लगा दी, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। माया कहती है कि क्या करूं, आपका बेटा जल्दी सोता ही नहीं है। जो नींद की गोलियां आपने ला करके दे दी है उनका असर भी अब कम होने लगा है, अब उसे जल्दी से नींद ही नहीं आती। और वो तो फुल इंजॉयमेंट के मूड में था। बड़े ही मुश्किल से उसे टाला है और आप जगह सुलाया है ताकि अपने आप को मैं उससे बचा सकूं आपके लिए। फिर क्या था, वो ठहाका मार के हंसने लगते हैं और उसके बाद ब्रिजलाल, जो सेठ ब्रिजलाल थे, जो फिर होते हैं, वो माया का एक एक वस्त्र हटा देते हैं और कुछ ही देर के बाद दोनों जो है वो गलत रिश्ते बनाने शुरू कर देते हैं। अब माया और सेठ जी अपने उस खेल में उस कमरे में जुट जाते हैं। काफी देर तक ये सिलसिला चलता है। माया उठती है, काम होने के बाद दबे पांव वो वापस अपने कमरे में आती है और आकर के अपने बिस्तर में सो जाती है, जैसे कि माया कहीं गई ही ना हो। सुबह होती है तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दोस्तों ये जो आज हुआ था ये कोई पहली रात नहीं थी और ना ही ये आखिरी रात होने वाली थी। ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ था और ये कहां जाकर के रुकने वाला था, क्योंकि इस कहानी में नए किरदारों की जब एंट्री होती है और उसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं और जो इसका अंत होता है दोस्तों, वो काफी रूह कपा देने वाला था और काफी हैरान परेशान करके रख देने वाला था और एक काफी अच्छी और बहुत बड़ी सीख भी देने वाला है। दोस्तों, क्या थी ये मामला, क्या थी ये घटना, बताऊंगी। पूरी घटना विस्तार से कहानी में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कहां से देख रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आप कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो है वो गुरुग्राम की है। गुरुग्राम के रहने वाले सेठ ब्रिजलाल जी। ब्रिजलाल की इस वक्त उम्र जो थी वो 60 साल हो चली थी। परिवार उनका भरा पूरा था। परिवार, पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। पत्नी तो नहीं रही थी, लेकिन उनके 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी। सभी के विवाह हो चुके थे, सभी के बाल बच्चे भी हो चुके थे और सभी जो थे वो अपने अपने संसार में सुखी थे। लेकिन ब्रिजलाल की किस्मत देखिए कि इंडिया में उनके पास एक भी बच्चा नहीं रहता था। सारे के ही सारे विदेश में जाकर के सेट हो चुके थे। कोई इंग्लैंड में, कोई लंदन में, कोई दुबई में, तो कोई कहीं ना कहीं। साल 2 साल में कभी काल कोई मिलने के लिए आ जाया करता था, वरना ब्रिजलाल यहाँ पर अकेला रह गया था। कारोबार उसका अच्छा खासा चल रहा था। एक शोरूम था, वो अच्छा खासा चलता था। बढ़िया सी कोठी भी थी। रुपए पैसे की कहीं कोई कमी नहीं थी ब्रिजलाल के पास। लेकिन ब्रिजलाल जीवन में अकेले पड़ गए थे। अब होता क्या है कि बच्चे तो काफी पहले ही सेट हो चुके थे विदेश में जाकर के, लेकिन एक लड़का ब्रिजलाल के पास काम किया करता था। तब से वो लड़का काम कर रहा था जब से वो 18 साल 20 साल का हुआ करता था और आज उस लड़के की उम्र 35 साल हो चुकी थी और तब से वो लड़का ब्रिजलाल के ही पास काम करता था और उसके घर में ही रहा करता था। तब वो ब्रिजलाल के बेटे के जैसा ही बन चुका था। जब लड़का शादी लायक हुआ, लड़के का नाम मोहन था, तो ब्रिजलाल ने एक बड़ी ही सुंदर सी लड़की का उसके लिए रिश्ता आता है और ब्रिजलाल उस लड़की को पसंद कर लेते हैं मोहन के लिए और उसे अपना वो बेटा समान ही समझते थे। और जो मोहन था वो भी पूरा कारोबार संभालता था ब्रिजलाल का। और ब्रिजलाल अब घर में रिटायरमेंट की लाइफ बड़ी आराम से जी रहे थे और घर पर ही रहा करते थे ज्यादा टाइम। कभी ऐसे घूमने के लिए शोरूम पर चले गए या कारखाने चले गए, वरना वो घर में ही रहा करते थे। अब मोहन की शादी हो जाती है। मोहन की पत्नी माया, बहुत ही खूबसूरत महिला, विवाह होकर के आकर के पहुंचती है वो ब्रिजलाल के घर पर, वहीं पर रहने लगती है। अब होता क्या था कि ब्रिजलाल जो थे वो ब्रिजलाल जीवन में बहुत अकेले थे। लेकिन अब जब मोहन की पत्नी आई तो उसके घर में एक चहल पहल सा हो गया, एक रौनक सी आ गई। वो पूरे टाइम बाबूजी बाबूजी करके उसका ख्याल रखने लगी। तो उसका हर काम करती, चाय नाश्ता, घर का काम, एक बहू की तरह उसने पूरे उसे घर को संभाल लिया था। घर में 1-2 नौकर चाकर आते थे, काम करते थे, उसके बाद चले जाया करते थे। और जो मोहन था वो भी काम पर चला जाया करता था। अब घर में रह जाते थे सिर्फ और सिर्फ ब्रिजलाल और मोहन की पत्नी माया। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनने लगी। वो उसे बहू की तरह ट्रीट करते और वो भी उसे ससुर की तरह ट्रीट करती थी। लेकिन दोस्तों, वो भी ब्रिजलाल ने कई दिनों के बाद एक महिला को अपने करीब पाया था। पत्नी के जाने के बाद किसी महिला का, जिससे महिला का उसे सुख दूर हो गया था और वो चीजें उसके दिमाग से निकल भी गई थी। लेकिन जब उसकी इतनी सुंदर महिला करीब रहने लगती, 24 घंटे उसके सामने रहती थी, तो कभी कभी वो उस तरीके से भी उसके अंदर देख लेता था, क्योंकि इस तरीके की भावनाएं अब इसके अंदर जागने लगी थी। इधर होता क्या था कि माया भी जो थी वो पहले कुछ दिन दबे दबे रही थी। 6-8 महीने वो इतनी फ्रैंक हो गई थी कि वो खुल करके रहने लगी। अब वो भी ध्यान नहीं दिया करती थी। कभी उसका पल्लू ढलक रहा था,
जब घर में काम कर रही तो ऐसे ही वो सब कुछ ब्रिजलाल अपनी आंखों से देखा करता था और ब्रिजलाल के दिल में भी हलचल मचने लगती थी। और जो माया थी दोस्तों, शुरुआत में तो वो बहुत सीधी सादी लग रही थी, लेकिन माया जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। माया जो थी वो बहुत ही खिलाड़ी किस्म की महिला थी। शादी से पहले भी उसके कई अफेयर रह चुके थे और उसे शौक था ऊंची ऊंची चीजों का, सब कुछ अच्छा अच्छा पहनने का, अच्छा मतलब सब कुछ रहन सहन चाहिए था। और मोहन कैसा था कि मोहन एक बहुत खुददार लड़का था। वो एक एक रुपए का हिसाब ला करके अपने सेठ ब्रिजलाल को दिया करता था। कभी उसने हेरा फेरी नहीं की, एक रुपया भी उसने ब्रिजलाल की जानकारी के बिना कभी अपने पास नहीं रखा था। माया उससे कई बार कहती भी थी कि सेठ जी आंख बंद करके तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन तुम एक रुपया भी उनकी इजाजत के बगैर नहीं लेते हो। तो वो कहता है कि नहीं, वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। माया इसे खींचती जाती है। वो जब भी किसी चीज की डिमांड करती थी मोहन के सामने, तो मोहन उससे यही कहता था कि मेरी सैलरी आने दो, क्योंकि हर महीने वो सैलरी लेता था ब्रिजलाल से। तो वो कहता था कि मेरी सैलरी आने दो तब तुम्हें दिला दूंगा। माया कुछ महंगी चीज की डिमांड करती तो वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, कुछ पैसे जमा होने दो तब दिला दूंगा, या बोनस मिले तो तब दिला देंगे। अब माया जो थी वो परेशान सी रहने लगी थी और अब इधर काम में बिजनेस में ज्यादा व्यस्त रहने की वजह से मोहन जो है वो उस तरीके से उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था जिस तरीके से माया अपने पुराने असिकों के साथ खुश रहा करती थी। अब तो ये भी चीज माया के अंदर भरती जा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा दोस्तों। अब दोनों की शादी को 1.5 साल का वक्त भी बीत चुका था। अब एक दिन क्या होता है कि माया और मोहन के बीच रात को कमरे में किसी बात को लेकर के बहस हो रही थी और ब्रिजलाल जो सेठ जी होते हैं वो इस बहस को सुन लेता है। और इस बहस को सुनने के बाद ब्रिजलाल के अंदर जो भरी हुई भावनाएं थी वो अब उसमें चिंगारी लग चुकी थी और वो अब 16 बन चुकी थी। अब उसकी जो नीयत थी वो माया के लिए डोलने लगी थी दोस्तों, क्योंकि उसने जो सुन लिया था तब ब्रिजलाल को ये लगने लगा था कि मोहन जो है वो माया को लिए पूरा नहीं पड़ता है, ना ही पैसे से और ना ही शारीरिक तौर पर। और ब्रिजलाल जो है वो ये दोनों काम बखूबी कर सकता है और माया जैसी अगर कोई उसे मिल जाए तो उसे ना बाहर किसी को देखने की जरूरत पड़ेगी और उसके दिन और रात जो है वो काफी खुशमिजाजी से बीतेंगे। अब वो प्लानिंग में लग जाता है कि कैसे माया को अपने बिस्तर तक लाया जाए। अगले दिन सुबह ब्रिजलाल लेट से उठता है, आ करके डाइनिंग पर बैठा है। मोहन तैयार होकर के नाश्ता करने आता है। उससे जो है वो निकलना था काम के लिए, शोरूम के लिए। सेठ जी को परेशान देख करके पूछता है कि सेठ जी क्या बात है, आप काफी परेशान लग रहे हैं। तो इस पर जो ब्रिजलाल सेठ जी होते हैं वो कहते हैं कि मोहन रात को तुम्हारी सेठानी सपने में आई थी, काफी दिनों से आ रही है, वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कल रात उसने जो बोला वो समझ में भी आया और तब से मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो कहता है कि क्या कहा सेठानी जी ने सपने में आपसे। तो वो कहता है कि सेठानी की आत्मा भटक रही है मोहन, उसे जो है मुक्ति अभी तक नहीं मिली है। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों। तो वो कहता है, सेठ कहता है कि वो देख रही है बहुत ही मैं दुखी हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ। और वो कहती है कि अगर मुझे किसी महिला का साथ मिल जाए, कोई महिला मेरा दुख सुख बांटने वाली मिल जाए, मुझे प्रेम प्यार करने वाली मिल जाए, तो उसके बाद ही उसे शांति मिलेगी और उसके लिए चाहे मुझे कितने ही रुपए पैसे किसी पर लुटाने पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मोहन कहता है कि सेठ जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आप इस उम्र के हैं और इस उम्र में आपको ऐसे कौन मिलेंगे, या तो आपको विवाह करना पड़ेगा और इस उम्र में अगर आप विवाह करेंगे तो फिर आपके परिवार वाले क्या कहेंगे, ये भी शोभा नहीं देगा। सेठ जी कुछ नहीं कहते हैं। मोहन उसके बाद निकल जाता है, लेकिन ये सारी बातें जो थी वो माया वहीं पर खड़ी हुई सुन रही थी और माया की आंखों में चमक आ चुकी थी, क्योंकि माया को तो माया चाहिए था दोस्तों, पैसा चाहिए था। और माया समझ जाती है कि अगर मैं चाहूं तो सेठ की तमन्ना है, सेठ जी की इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ और इसके बदले में मैं सेठ जी से मोटा रकम भी हट सकती हूँ। और यही जो दाना सेठ जी ने भी डाला था माया को और माया ने भी दाना चुग लिया था और माया को लग रहा था कि अब सेठ मेरा दाना चुगने वाला है। और उस दिन के बाद से माया जो थी वो अपना रूप यौवन का माया जाल सेठ जी को दिखाने लगती है और कुछ इस प्रकार से नाना प्रकार से बहाने करके किसी न किसी तरीके से वो जानबूझ करके अपनी निजी उनको दिखाने के लिए उनको लिभाने की कोशिश करती थी। अब एक दिन सेठ जी मोहन को ऑफिस जाने के बाद माया को अपने कमरे में बुलाकर ले आते हैं। माया जाकर वहां पहुंचती है तो वो जो अलमीरा होती है उसे खोल देते हैं। वहां पर सुंदर सुंदर बहुत सी साड़ियां लटक रही थी जो कि उसकी पत्नी की थी, मरहूम पत्नी की, जो चली गई थी। महंगी महंगी साड़ियां थी। माया से कहते हैं कि माया इसमें से तुम्हें जो साड़ियां पसंद है तुम वो साड़ियां ले लो, यहाँ पड़ी पड़ी वैसे भी सड़ जाएंगी, किस काम की है, तुम पहनोगी तो तुम पर बहुत जचेंगी, वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो तो और ज्यादा सुंदर लगोगी। माया खुश हो जाती है, कहती है कि मैं साड़ी ले लूं सेठ जी। तो कहता है कि ले लो। माया उसमें से 2-4 निकाल लेती है और जाने लगती है। तो सेठ जी कहते हैं कहाँ जा रही हो। तो कहती है कि सेठ जी से पहन करके देखती हूँ। तो कहता है कि यही पहनो ना, मुझे पहन करके दिखाओ ना, इससे वो देखेगी तो मालकी भी तुम्हारी खुश होंगी कि उसके कपड़े किसी काम में आ रहे, कोई सुंदर महिला पहन रही है। तो कहती है कि आपके सामने। तो कहता है कि हाँ, वैसे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा है ही कौन। बस वो नाटक कर रही थी। वो तो पहले से यही चाहती थी कि सेठ जी उसके लुभावनी में आ जाए, सेठ जी उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए और सेठ जी खुद ही यही सब कर रहे थे। लेकिन सेठ जी भी नाटक कर रहे थे और माया भी एक दूसरे से नाटक ही कर रही थी। हालांकि ये नाटक जो था वो कहीं ना कहीं अब कामयाब होने वाला था। दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। माया को पैसे की जरूरत थी और सेठ जी को एक हसीन खूबसूरत महिला की। अब दोनों इसी वजह से ये सारा खेल खेल रहे थे। हालांकि दोनों को ही अपने अपने खेलों के बारे में नहीं पता था, दोनों ही खुद को चालाक समझ रहे थे। लेकिन आखिरकार जो माया है
और जो सेठ जी है वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कामयाबी हो जाते हैं। दोनों की ही ख्वाहिशें जो थी वो लगभग पूरी हो ही गई, क्योंकि आज जो सेठ जी के सामने माया जो थी वो साड़ी पहनने जा रही थी, वो यकीनन सेठ जी के सामने ये सब कुछ करने जा रही थी। सेठ के सामने उसने अपनी साड़ी उतारी और महंगी ब्लाउज में खड़ी हो जाती है। सेठ जी एकदम बेचैन हो जाते हैं जब माया को इस तरह से देखते हैं, और उसके सामने माया जो है वो दूसरी साड़ी पहनती है, सेठ जी को दिखाती है, और सेठ जी भर भर के उसकी तारीफ करते हैं, इसे वहां वहां टच करके भी देखते हैं। और जो माया थी वो कुछ अजीब तरीब बिहेव करने लगी थी। अब सेठ जी को वो अलग अलग अंदाज में रिझाना शुरू कर देती है, और सेठ जी भी बेकाबू हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अब साड़ी पहन ली है तो अब इसे उतारने का अधिकार भी तो मुझे ही है। माया हंस देती है, कुछ भी नहीं कहती है। सेठ समझ जाता है और उसके बाद साड़ी उतार करके पहले से ही आधे कपड़े उतरते, और फिर उसके बाद पहली बार माया और सेठ जी के बीच में वहां सब कुछ हो जाता है। अब एक बार जब शर्म लिहाज का पर्दा हटा तो अब सेठ और माया के बीच में ये खेल इसी तरह से चलने लगा। मोहन के जाते ही दोनों ये खेल खेलना शुरू कर देते थे और इसी काम में लगे रहते थे। अब सेठ जी जो था वो जम करके माया पर पैसे लुटा रहा था। मोहन कुछ कहता तो कहता है कि मेरी बहू है और मेरे बेटे और मेरे बहू तो विदेश में होने, तो वैसे भी पैसे की जरूरत नहीं है, तो ये रुपया पैसा किस काम का है, और इसीलिए मैं अपनी बहू पर लुटाता हूँ दुलार से प्यार से। अब मोहन भी कुछ नहीं कह पाता था। वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता, उसे शॉपिंग के लिए पैसे देता, और जो माया कहती वो देता था, और बदले में माया उसे अपना तन बदन सब सौंप चुकी थी, और ये प्रोग्राम इसी तरह से चल रहा था। लेकिन ये जो खेल है ये इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये दिन पूरा नहीं पड़ता था, इन्हें रात में भी यही सब कुछ करना था। तो सेठ नींद की गोलियां माया को लाकर देता था, जो माया रात के खाने में मिलाकर के मोहन को खिलाया करती थी, जिसको खाने के बाद मोहन गहरी नींद में सो जाता था, और माया जो है वो सेठ के साथ समय बिताती थी, और सुबह होने से पहले वो मोहन के पास आकर के लेट जाती थी। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि इंसान की फितरत और इंसान की आदत और इंसान की नीयत, वो कहानी तो दोस्तों आपने सुनी होगी कि एक सोने की जो अंडा देने वाली मुर्गी थी, जो रोज एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन सामने वाले का लालच इतना बड़ा कि सोचा कि इससे पेट में जितने ही सोने के अंडे हैं वो उसको सारे ही काट के निकाल लो। और हुआ क्या था आपको तो पता ही है कि मुर्गी काटी और अंदर से कुछ नहीं निकला, और सब कुछ नील बटे सन्नाटा हो गया। ऐसा ही कुछ हो रहा था। इंसान की फितरत यही थी कि जितना मिलता है उसे कम ही लगता है। अब एक दिन क्या होता है, अचानक से एक महिला आकर के पहुंच जाती है, और सेठ जी और माया उस वक्त घर पर ही थे। जब वो आती है तो वो महिला, क्योंकि वो भी 25 साल की तकरीब उम्र था और बला की खूबसूरत थी, और जो उसकी शरीर की बनावट थी वो बला की खूबसूरत थी और सुंदर थी। वो आती है तो माया उसका स्वागत करती है और सेठ जी से मिलवाती है, कहती है कि ये मेरी मौसीरी बहन है, और जो इसका पति है वो इसका अस्पताल में यहीं पर इलाज चल रहा है, कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, और तब तक सेठ जी क्या यहाँ पर ये रह सकती है अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। अब सेठ जी के मुंह में भी शेर के खून में खून लग चुका था। अब सेठ जो माया के साथ कर सकता था वही अब वो भी उसके साथ करने लगा था। तो सेठ अब सोचने लगता है कि क्यों ना यहाँ पर ये रह जाए, तो शायद इसके साथ भी कुछ हो जाए। माया से कहूंगा कि माया सेटिंग भिड़ा दे अगर जरूरत पड़ी तो। सेठ जी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, तुम बिल्कुल रह सकते हो, ये तुम्हारी ही बहन तो है। अब वहां पर वो रुक जाती है दोस्तों, उसका नाम ऋचा होता है। अब ऋचा और माया वहां पर रहने लगते हैं। अब जो सेठ जी थे वो पूरी टाइम ऋचा पर डोरे लागे थे, और माया इस चीज को नोटिस कर रही थी। लेकिन जो ऋचा भी थी वो सेठ जी के मजाक को इग्नोर नहीं किया करती थी। सेठ जी से वो बड़े ही हंस कर के बात करती थी, बड़े ही फ्रैंक होकर बात करती थी, बहुत ही वो हंसमुख नेचर थी। सेठ जी की बातों में वो रुचि भी लेती थी और उनकी मजाकों पर वो खूब खिलखिलाकर हंसती थी। दोनों की खूब पटने लगी थी। अब सेठ जी को समझ में आ चुका था कि ये जो ऋचा है ये भी अपना काम जो है ऋचा के साथ बन सकता है। लेकिन माया अड़चन थी कि कहीं माया नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो उसकी बहन थी। सेठ जी एक दिन एक तरकीब लगाते हैं और माया को अच्छे खासे पैसे देते हैं, और उससे कहते हैं कि तुम जो है शॉपिंग कराओ। तो वो कहती है कि सेठ जी ऋचा को साथ में ले जाती हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरे पास तो कोई होना चाहिए। तुम एक काम करो कि ऋचा को यहीं पर छोड़ जाओ और तुम जाकर के शॉपिंग कर लो, और 2-4 सामान वो खुद भी बता देते हैं कि ये सामान ले आना, मुझे भी जरूरत है। अब जो माया है वो निकल जाती है। अब माया निकल जाती है, पीछे से रह जाते हैं ऋचा और सेठ जी। अब माया के जाते ही जो सेठ जी होते हैं वो ऋचा से वो इस तरह से हंसी मजाक करने लगते हैं, और उसके बाद ऋचा से वो डायरेक्ट ही उसे ऑफर दे देते हैं कि देखो ऐसा है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ, और उसके बदले में तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ऋचा पहले तो ना नुकुर करती है और उसके बाद सेठ जी की बात मान जाती है, और फिर सेठ जी और ऋचा का वहां पर प्रोग्राम सेट हो जाता है। सेठ जी ऋचा के साथ भी वही सब कर लेते हैं जो वो माया के साथ किया करते थे, और उसके बदले में ऋचा को पैसे भी दे देते हैं। अब हुआ क्या कि जो सेठ जी थे वो माया से ये कहते हैं कि माया अब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही है, तो अभी तुम कुछ दिन जब तक ऋचा यहाँ पर है तुम रात को कमरे में मत आया करो, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अभी बॉडी को रिलैक्स देना चाहता हूँ। अगर कहीं ऋचा ने देख लिया तो हमारी बदनामी हो जाएगी, तो अभी 1 हफ्ता तक हम शांत रहते हैं। माया कहती है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन सेठ जी का गेम दूसरा था। वो माया को ना बुला करके अब रोज रात को ऋचा के साथ में अपना जो प्रोग्राम है वो वहां पर किया करते थे इस कमरे में। अब एक दिन माया जो होती है उसका मन कर जाता है सेठ जी के साथ समय बिताने का, एंटरटेनमेंट करने का, और पति के सोते ही माया उठती है और दबे पांव चल जाती है सेठ जी को कि कैसे भी मना लूंगी और काम उनके साथ करके वापस आ जाऊंगी। लेकिन जब जा करके देखती है तो क्या देखती है कि अंदर तो पहले से ही रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था।
सेठ जी और ऋचा का। माया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। माया अपना मोबाइल तुरंत निकालती है और उसको वीडियो को शूट कर लेती है और फिर दबे पाव वापस आ जाती है। अब एक दो दिन के बाद क्या होता है कि अचानक से एक व्यक्ति घर पर आकर के पहुंचता है और काफी हो हल्ला शोर शराबा मचाने लगता है। और वो व्यक्ति था जो ऋचा का पति था। ऋचा को वो खूब गालियां देता है, उसे गाली गलौज करता है और माया को भी उल्टा सीधा कहता है और कहता है कि पति हॉस्पिटल में एडमिट है, तुझे कोई चिंता नहीं है, तू यहाँ पर आकर ऐश कर रही है, चल घर पर तुझे बताता हूँ। ऐसा वैसा करते हुए वो जबरदस्ती ऋचा को अपने साथ लेकर जाता है। सेठ जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि उसका पति लेने आया था, तो वो कर भी क्या सकते थे। ऋचा चली जाती है। अगले ही दिन सेठ जी एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सेठ जी कुछ कागज जो थे वो मोहन के सामने रख देते हैं। मोहन पूछता है कि सेठ जी ये क्या है, तो वो कहता है कि खोल करके देखो। वो बंगले के कागज थे जिस बंगले में वो लोग रहा करते थे। तो सेठ जी कहते हैं कि ये जो बंगला है मैंने माया के नाम पर कर दिया है। मोहन जो था वो एकदम शॉक रह जाता है कि सेठ जी आप ये क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ देखो, मेरे बच्चों को रुपए पैसे की कोई जरूरत है नहीं और ये जो सब कुछ है ये मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है और तुम मेरे बेटे हो और ये मेरी बहू है, इसीलिए जो है मैं अपनी बहू के नाम पर ये सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे रुपए पैसे का कोई मोह नहीं है। जब तक हो तुम लोग मेरी सेवा करना और उसके बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मोहन बहुत खुश हो जाता है। उसे तो ऐसा लगता है कि उसे कर्मों का फल आज उसे मिल गया। इतने साल से वो सेठ जी की सेवा कर रहा है और बस आज सेठ जी ने उसके प्रसाद दे दिए। वो कहता है कि मैं अभी मंदिर जाऊंगा सेठ जी, अभी आशीर्वाद लूंगा और फिर पहले ये पेपर भगवान के चरणों में रखूंगा। निकल जाता है मोहन वहां से वो कागज लेकर। अब ये जो सेठ था वो लेकिन बुझा बुझा था, उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी, आखिर मामला क्या था। और उसके जाते ही ये जो माया होती है वो ठहाका लगाकर हंसने लगती है और सेठ के सामने सोफे पर आकर टांग पर टांग रखकर बैठ जाती है और कहती है कि सेठ जी आखिर आपने मेरी बात मानी ही नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी कहता है कि मानता कैसे नहीं। और उसके बाद सेठ की आंखों में आंसू थे दोस्तों। आखिर ये माजरा क्या था, तो माजरा कुछ ऐसा था दोस्तों कि वो जो वीडियो शूट किया था माया ने, अब वो माया जो थी वो सेठ जी को दिखाती है और उसके बाद माया का ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है कि अगर अब तुम जो है तुमने मुझे धोखा दिया, पहली बात तो तुम मेरे होते हुए भी किसी और महिला के साथ ये सब कुछ किया। मैंने अपने पति को धोखा देकर के, तुम इतने बुढ़े हो, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, लेकिन आपने मुझे धोखा देकर दूसरे के साथ किया। तो आपका क्या भरोसा है कि आपको एक तीसरी मिल जाएगी तो आप मुझे छोड़ दोगे? आप मुझे ऐसे फेंक दोगे अपनी जिंदगी से निकालकर, तो फिर मेरा क्या होगा? और इसीलिए वो ब्लैकमेल करके वो बंगला सेठ से अपने नाम पर करवा लेती है। जब सेठ नान उकुर करता है तो वो जो वीडियो होता है जो उसके परिवार विदेश में रहते हैं, सारे बेटा बहू नाती पोते सहित, वो उन लोगों को भेजने की धमकी देने लगती है। सेठ जल जाता है बदनामी की डर से, वो क्या करे और वो बंगला उसे माया के नाम पर करना पड़ता है। लेकिन सेठ को लग रहा था कि सिर्फ बंगला नाम करने से काम हो जाएगा, लेकिन माया रुकने वाली नहीं थी दोस्तों। उसके बाद वो सेठ पर लगातार दबाव बनाने लगती है, उसे उतना ज्यादा टॉर्चर करती है, वो इतने ज्यादा परेशान करती है कि जो सेठ था उसके पास जो कुछ भी था, जितना भी रुपया पैसा जो भी प्रॉपर्टी थी, एक एक करके सब कुछ माया जो है वो उसको अपने नाम पर करवा लेती है दोस्तों। और एक समय ऐसा आता है कि जब सेठ के पास अपना कुछ भी नहीं रह जाता है, लेकिन माया फिर भी रुकने का नाम नहीं लेती है। अब वो उस पर दबाव बनाने लगती है कि अपने परिवार से पैसा मांगो, मुझे और पैसे चाहिए। इसी तरह से सब कुछ चलता रहा दोस्तों। लेकिन एक सुबह जब सेठ अपने कमरे से बाहर नहीं आता है और मोहन नाश्ते के टेबल पर इंतजार करता रहता है, तो जब सेठ नहीं आते हैं तो जब जाकर ऊपर कमरे में देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि ब्रिजलाल वो सेठ उस वक्त वहां पर फंदे से झूल रहा था दोस्तों। उसने अपनी जान दे दी थी। पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस आती है, मौका मुआयना पंचनामा करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। जब तहकीकात शुरू होती है, पुलिस छानबीन करती है दोस्तों, तो पुलिस को एक खत बरामद हो जाता है जो कि मरने से पहले ब्रिजलाल ने लिखा हुआ था दोस्तों। और वो खत पढ़ने के बाद पूरी पिक्चर पुलिस के सामने क्लियर हो जाती है। उसने अपनी मौत का जिम्मेदार सीधा सीधा माया को ठहराया था और पूरी कहानी उस लेटर में उसने लिख दी थी कि माया जो है वो उसे बुरी तरह से ब्लैकमेल कर रही है और इतना रुपया बंगला गाड़ी सब कुछ उसने अपने नाम पर करवा लिया है। अब उसके पास कुछ नहीं है और इसके बाद वो जानता है कि जो माया है वो अभी भी किसी को मुंह दिखाने लायक उसे नहीं छोड़ेगी और वो ऐसी जिंदगी, जिल्लत भरी जिंदगी जी नहीं सकता और इसीलिए वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। पुलिस तुरंत माया को हिरासत में लेती है और जब माया से कड़ाई से पूछताछ की जाती है, माया तो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी बदस्तूर जैसे मैंने आपको बताई, पूरी कहानी उसने पुलिस के सामने रख दी थी दोस्तों। संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत माया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, न्यायालय के सामने पेश किया जाता है, जहां से न्यायालय उसे जेल भेज देता है। अब बाकी की जिंदगी माया जेल में काटेगी दोस्तों। ये रही कहानी दोस्तों। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है दोस्तों। तो जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।